नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप सब अच्छे से जानते हैं कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा है रिजर्वेशन, आरक्षण वाला मामला, एससी एसटी वाला मामला। भाजपा के पास भी हम जाते हैं, जेडीयू के पास भी हम जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इस चीज पर बयान देते। हमारे साथ पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद है। आप अच्छे से जानते हैं, दलितों के नेता हैं, शांत स्वभाव के हैं और हमेशा दलितों की आवाज बनकर सामने आते हैं। आज पूरा मामला समझेंगे, क्योंकि हमको इनसे पूछना यह भी है कि जब दलित महादलित हुआ था तो ये रामविलास जी के साथ थे, तो क्या इन्होंने आवाज नहीं उठाया कि रामविलास जी मत होने दीजिए, ये सब बर्बाद हो जाएगा। हक की लड़ाई है। अब जानते हैं, पूरा मामला जानते हैं। सर, आप भी जानते हैं कि लगातार आंदोलन हो रहा था, भीम आर्मी को पीटा गया। तो ये जो दलित की लड़ाई है, वो शुरू से हम जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं ना हमारे, वो अब तक समझ नहीं पाए अच्छे से कि एससी एसटी की जो लड़ाई है आरक्षण वाली, वो आखिरकार है क्या। देखिए अनुकुल जी, सबसे बड़ी विडंबना है बिहार के अंदर कि जो दलित में जो यूथ हैं, जो नौजवान बच्चे हैं ना, वो अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे। और मुझे लगता है कि जिस दिन बिहार के और देश के दलित के नौजवान बच्चे अपने अधिकार को समझ लेंगे, रिजर्वेशन को समझ लेंगे कि इससे हमको क्या फायदा है, तो देश की बागडोर उनके हाथ में होगी। तो आप तो रामविलास जी के साथ थे जब दलित महादलित में बंटवारा हो रहा था, बंट रहा था, तो आपने बोला नहीं उनको? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से दलितों को धूल चटाना कहिए, मतलब रामविलास पासवान जी को धूल चटाने की एक शुरुआत की गई थी। उस समय मैं लोक जनशक्ति पार्टी में था। रामविलास जी से हमारी बहुत अच्छी संबंध थी। मैंने रामविलास जी से कहा था कि दलितों के ऊपर ये प्रहार है और आप इस बात को समझिए, क्योंकि आप काफी बड़े नेता हैं देश के दलितों के। ये जो शुरुआत की जा रही है दलित को महादलित में कन्वर्ट करने का और सिर्फ एक जाति पासवानों को अलग करने का, ये बहुत बड़ा प्रहार है। दलित भाइयों के अंदर में फूट डालने का, उनको अधिकार से वंचित रखने का पासवानों के ऊपर ये डंडा चला था। आपने समझाया रामविलास जी को? मैंने बहुत कोशिश किया था। और आपको शायद अनुकूल जी नहीं मालूम है, जब यह प्रश्न मैंने उठाया था कि ये गलत हो रहा है, हम लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए, उसी समय हमारे ऊपर जो है कुछ आरोप लगा करके मुझे जो है पार्टी से किनारा कर दिया गया था। आपके ऊपर आरोप लग गया था और आपको निकाल दिया गया था बस इसलिए? हाँ, क्योंकि आपने दलित महादलित मैंने कहा था कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और आज भी मैं कह रहा हूं कि जो शुरुआत हुई है, देखिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दलित और महादलित किया, उसमें दो बातें आई थी। ये समझिए, समझने वाली बात है। एक हुआ था कि पासवान का लीडर देश में और बिहार में रामविलास पासवान जी हैं। जेडीयू ने यह तय किया कि रामविलास पासवान को उनके औकात में कैसे रखा जाए। औकात में कैसे रखा? हाँ, इसका प्रयास हुआ। और एक बात और सामने आई थी कि रविदास जाति को भी आरक्षण से अलग रखा जाए, मतलब महादलित से अलग रखा जाए। ये दो कास्ट जो थे, एक कास्ट मायावती को मानते थे और एक कास्ट रामविलास जी को मानते थे। बंटवारा हो गया। और ये दोनों कास्ट को सबक सिखाने के लिए जेडीयू के शासक ने कमर कस लिया था, नीतीश जी ने। लेकिन संजोगवश कोई व्यक्ति ने ये कन्वे किया कि पासवान का लीडर तो रामविलास जी हैं बिहार में, लेकिन रविदास का लीडर बिहार में कोई नहीं है। अच्छा। इसको अपनी ओर खींचा जा सकता है। उसके बाद महादलित में फिर रविदास को भी शामिल कर दिया गया। ये एक शुरुआत थी दलितों के अंदर फूट डालने का। आज एक शुरुआत हुई है जब इस तरह का निर्णय आया, क्योंकि आपका जो चैनल है ये गांव में गरीब के बच्चे भी देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। और मैं अगर कानूनन तौर पे इसकी बात को बड़ी समझाने की कोशिश करूंगा, तो मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि मेरे बच्चे जो हैं वह अपने जात के नेताओं के नाम पे भटक गए हैं, और इस वजह से हमारा अधिकार जो छीना जा रहा है, इस बात को वो नहीं समझ पा रहे हैं। चाहे कोई भी हो, सर्वजीत सिंह क्यों नहीं हो,
अगर आपके अधिकार पे प्रहार करेगा तो हमको छोड़ना नहीं चाहिए, कोई हो। विनम्रता ही कहिए कि जिस व्यक्ति के पिता को सबक सिखाने के लिए एक पासवान जाति को अलग किया गया, भाजपा और जेडीयू ने मिलकर के अलग किया, आज उनका पुत्र उन्हीं के साथ सत्ता में जो है बन बैठा है। ऐसा क्यों होता है कि जब सारे SC ST वाले जो सड़क पर उतरते हैं, लाठीचार्ज भी हो जाता है, तो कोई भी भाजपा का नेता बयान नहीं देता है और चिराग पासवान भी बयान नहीं देता? मैं एक बात आपको बताता हूँ, दो तरह की बातें हैं। चिराग जी नहीं देते हैं क्योंकि उनको कुर्सी की खतरे है, बोलेंगे तो कुर्सी चली जाएगी। भाजपा और जेडीयू इसलिए नहीं बोलती है कि ये दोनों दलित विरोधी हैं, इनको लगता है कि रिजर्वेशन को समाप्त। अच्छा, दलित से इतना चिढ़ क्यों है सरकार को? वोट तो आप ही लोग देते हैं इतने भारी संख्या। जो लोग चिढ़ते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप रिजर्वेशन से नहीं चिढ़िए। ये रिजर्वेशन किसी दलित को अरबपति बनाने के लिए नहीं मिली है। अच्छा, ये रिजर्वेशन था, मैं बहुत ठेठ भाषा में समझा रहा हूँ, क्योंकि समझा ये रिजर्वेशन ये था कि हम और आप दोनों बराबर में बैठ जाएं। बराबर में बैठने का अर्थ समझिए। लोग बराबर में बैठने का मतलब समझता है कि मेरे कुर्सी पे बैठ गया, नहीं। हम आपके बराबरी में एजुकेशन में आ जाएं, हम आपके बराबरी में जो है रहन सहन में आ जाएं, हम आपके बराबरी में जो है अधिकारी हो जाएं, इसलिए आरक्षण था। अब इस बात को समझिए कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो गांव में रहते हैं अपर कास्ट के लोग, उनके पास जमीन है, कोई भी कास्ट, ब्राह्मण, राजपूत, बड़े कास्ट में जो भी। बिल्कुल। सरकार ने जब जातीय जनगणना किया, सरकार ने यह मान लिया कि 95% दलितों को आज भी उसी हालात में रखी गई है जो आज से 70 साल पहले था। यह सरकार ने माना। अगर सरकार नहीं मानती कि 95% लोगों की हालत खराब है दलित पिछड़ों को, तो फिर ये पैसा कर्ज देने का योजना या 5 लाख 2 लाख कर्ज देने का योजना क्यों लाती? समझने की बात है। मेरा ये कहना है कि अगर आप रिजर्वेशन पे प्रहार करते हो, इसमें मैं पूर्ण रूप से बिहार के दलितों को मानता हूं। देखिए, ये लड़ाई इतनी जबरदस्त वाली है कि जिस दिन बिहार का दलित चाह ले, आपको जो है सड़क पे एक गाड़ी को नहीं चलने देगा। लेकिन सवाल ये है कि दलितों को आवाज को कैसे चकनाचूर किया जाए। इसके लिए चिराग जी को तैयार किया गया, जीतन राम मांझी जी को तैयार किया गया। कई लोग खड़े हुए जिनको सत्ता का लालच दे करके और दलितों की आवाजों को कुचलने की जिम्मेवारी दी गई। अब जैसे एक चीज देखिए, चिराग हमारे भाई हैं, सबसे बड़ी बात है, मुझे निंदा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति समाज को देखता है, मैं भी देखता हूं। लेकिन सवाल ये है कि आप कल तक इलेक्शन में कह रहे थे कि मेरे जीते जी रिजर्वेशन को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, फिर क्यों हुआ? इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बोला। क्यों हुआ? उनके जो पिताजी थे, देश में जब गुजरात में दंगा हुआ था, मुसलमान मारे गए थे, उन्होंने इस्तीफा देके वाजपेयी जी की सरकार गिरा दिया था कि भाई ये देश सबका है। ये कहते हुए, नॉट ओनली मुसलमान, ये देश सबका, उन्होंने कहा कि देश सबका है। लेकिन आज दलितों के ऊपर इतनी बड़ी जब प्रहार हुई, तो चिराग जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। चिराग पासवान को इस्तीफा देने के लिए आप बोल रहे हैं? बिल्कुल देना चाहिए था, क्योंकि आपने बोला कि मेरे भाई, मैं उनके जगह पे होता तो ये कर देता। क्योंकि मेरे लिए मंत्री पद मायने नहीं रखता है। मेरे लिए एमपी अगर मंत्री थे, मैं बिल्कुल, मैं एमपी एमएलए रहूं ना रहूं जी, लेकिन अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। अब देखिए, ये विडंबना है कि जिस संगठन ने बंद को बुलाया, इन संगठनों ने सामाजिक न्याय के योद्धा ऐसे व्यक्तियों से विमर्श नहीं किया। कैसे लड़ोगे लड़ाई? जिन संगठनों ने बंद बुलाया, उनको बड़ी शालीनता से सबसे सहयोग मानना चाहिए था, सिर्फ जेडीयू भाजपा को छोड़कर, क्योंकि यह साजिश उनके द्वारा रची गई। सहयोग मांगना चाहिए था। अगर आज सहयोग मांगे होते तो आज इतिहास कुछ और कितने पैसे वाले हैं दलित पासवान जो भी हैं SC ST के? कितने आपके हिसाब से? जब सरकार ने यह मान लिया
कि दलित पिछड़े 95% की हालत खराब है, जी तो फिर हमारे पास कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, ये सरकार का कैलकुलेशन आ गया नीतीश जी का कि 95% को लोगों की हालत बहुत खराब है, उनको अलग से पैकेज दे दो, अलग से उनको व्यापार करा दो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। सबसे बड़ी समस्या है कि अनुकूल जी, आप पत्रकार हो, मुझे जहां तक भरोसा है कि आप डीएवी में पढ़े होंगे, डीपीएस में पढ़े होंगे, और जो गांव में बच्चे मेरे रहते हैं वो बेचारे गरीब हैं, दिन भर बकरी भैंस चराते हैं, उसमें से वक्त निकाल के स्कूल भी चले जाते हैं, बोड़ा लेकर के जाते हैं बेचारे। आज भी उनके पास कॉपी किताब के लिए पैसे नहीं होते हैं। अगर उनके पास कॉपी किताब और ड्रेस का पैसा होता तो सरकार अनुदान क्यों देती? बिल्कुल। सरकार अगर उनके पास अच्छे किताब पढ़ने के लिए पैसे होते तो सरकार उनको सरकारी स्कूल में किताबें क्यों देती? जब सब सुविधा है, जब सब सुविधा दलित के पास होता तो सरकार उनको कपड़ा पहनने का स्कूल ड्रेस क्यों देती है? सरकार जानती है कि वो सक्षम नहीं है, किताबें क्यों देती है? जानती है कि ये सक्षम नहीं है। लेकिन जो अन्य कास्ट के लोग हैं जिनके पास अगर मान लीजिए नौकरी नहीं है तो जमीन है, अनाज बेचते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छा एजुकेशन कराते हैं। हमारे पास तो आधा कट्ठा भी जमीन नहीं, हम अनाज कौन सा बेचें? आप 5 केजी देते हो तो मैं खाता हूं, आप 5 केजी देते हो तभी तो बेचारा खाता है। वो तो कहाँ से उपज कराएगा, कहाँ से अच्छा एजुकेशन? कैसे सॉल्व होगा ये सब जो भी चीज है? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो यूपीएससी बीपीएससी में क्या किए हैं वो भी आप अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है कि एक तो मैं आपको बहुत ही शालीनता पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है हमारे रिजर्वेशनों पे प्रहार करने का, इसमें न अनुकूल तिवारी जी दोषी हैं, न नीतीश जी दोषी हैं, न भाजपा दोषी है, ये स्वयं दलित दोषी है। आप दोषी हैं? हम तो सामाजिक न्याय के साथ हैं। रिजर्वेशन का प्रहार होता रहेगा। आप अगर वैसे दल का साथ देंगे जो सिर्फ आपके वोट को कीमत को नहीं समझ पा रहा है, आपके वोट को जो है वो चटनी समझता है, वैसे ताकतों के साथ अगर आप अपना मत का प्रयोग करोगे तो आप एक दिन ऐसा आएगा रिजर्वेशन समाप्त हो जाए। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको बताना चाहता हूं, दलित और महादलित, सिर्फ पासवानों को अलग कर दिया। दलित मिशन की शुरुआत हुई, जब दलित मिशन की शुरुआत हुई अनुकूल जी, उसमें बहुत सारी योजना है। बिल्कुल। उस योजना में पासवान के गांव को वंचित कर दिया गया। तो जिस टोले में मुसहर रविदास चौधरी हुआ करते थे उसी टोले में पासवान भी है, सब साथ में। तो पासवान को जो चाहिए था योजना वो नहीं मिला, बाकी लोगों को मिल गया। वो बेचारा ये सोचता रहा कि मैं भी तो गरीब हूं, मैं भी तो दलित हूं, मुझे भी चाहिए। नौकरी जब मिलना शुरू किया, नौकरी मतलब कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने ये स्कीम लाया कि टोला सेवक और विकास मित्र की बहाली होगी, तो टोला सेवक और विकास मित्र की बहाली में सभी दलितों ने भरा, सिर्फ पासवान के बच्चों ने नहीं भरा। वो बेचारे इस नौकरी से भी वंचित हो गए। तो मुख्यमंत्री ने जब इसकी शुरुआत कर दी तो आने वाला में समय में अगर और कोई मुख्यमंत्री बन जाए और वो कहे कि रविदास जाति हमको वोट नहीं देता है, अब इसको भी खंडित करना है, तो न्यायालय ने तो जिम्मेवारी दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि चाहे तो आप आरक्षण में आरक्षण ले आओ। तो पासवान जाति को तो सबक सिखा ही दिया, अब रविदास को भी सिखाओगे। गलती से चौधरियों ने अगर वोट नहीं दिया तो चौधरी को भी आप, जो सरकार को वोट नहीं देगा उस पर प्रहार करोगे। ये संकेत है, चूंकि एक उदाहरण है ना आपके सामने कि मुख्यमंत्री ने दलित महादलित बना दिया। उसके बाद जीतन राम मांझी ने क्या किया? मांझी जी ने कहा कि रविदास चौधरी और पासवान 70 वर्षों से मलाई खा रहा है। आप ये बताइए, कई अखबारों में मैंने पढ़ा है कि मांझी जी ने कहा था कि हम सक्षम हैं, हम रिजर्व सीट से नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी का आज जुबान जो है चल रहा है, इसको याद रखेगा बिहार का लोग, मेरा बेटा कभी रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। सब लोग लड़े, लड़ रहे हैं, देख रहे हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि बिहार के तमाम वो संगठन
जो दलितों के हितैषी हैं। बिहार के तमाम वह दलित भाई जो किसी भी दल में हैं, सत्ता का सुख के चलते आने वाली पीढ़ी को मौत के कगार पे नहीं पहुंचाओ। जो जिस दल में हो उसी दल में अपनी दलित भाइयों की अधिकार की लड़ाई लड़ो। मेरा यही अंत में एक अब आगे बस क्या होने वाला है, क्योंकि एक दिन प्रोटेस्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसको लेकर SC ST वाले जो हैं वो प्रोटेस्ट किए। अब आगे ये लोगों को क्या करना चाहिए? दो कारण है। आगे क्या होगा मैं थोड़ा चिंतित हूं, मेरे ऐसे लोग चिंतित हैं जी। दूसरा कारण क्योंकि दो चीज है। आप वेल एजुकेटेड हैं, आपको प्रहार करने का तरीका मालूम है। बिल्कुल। हमारे 95% लोग अनपढ़ हैं, उनको नहीं मालूम, एजुकेशन में बहुत कमी है। उनको अपनी रिजर्वेशन की बहुत सारी जानकारियां नहीं है कि वो क्या है। उनको बस यही दिख रहा है नल्ली गली, मुखिया ने घर दे दिया, इंदिरा आवास मिल गया। उनको अभी आंख के सामने बस यही है कि 5 किलो हमको अनाज मिल रहा है, इंदिरा आवास मिल रहा है, नल्ली गली दिख रही है बस। और इसके चलते जो रिजर्वेशन क्या कहता है, आरक्षण क्यों बना, आरक्षण से दलितों को क्या फायदा है, आने वाली पीढ़ी को क्या फायदा है, ये सारी चीज की जो है समाप्ति हो जाएगी। हम तो नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि रिजर्वेशन के वो कॉलम बिहार के कोर्स में शामिल कर दो ताकि लोग पढ़ें, ताकि लोग समझें कि रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ कुमार सुरजीत मौजूद थे और रिजर्वेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई और अभी भी अधूरी है बहुत सारी बातचीत। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सेकंड पार्ट भी बनेगा, क्योंकि कुमार सुरजीत ने साफ कह दिया कि अगर हम चिराग पासवान के पास होते, यानी चिराग पासवान की जगह होते, तो हम अब तक इस्तीफा दे देते, क्योंकि वो दलित नेता ही क्या जो दलितों की आवाज़ ना बन सके। कुमार सुरजीत लगातार दलित हो, पासवान हो, महादलित हो, सबकी बात करते हैं, सबकी आवाज़ बनते हैं और आज आवाज़ बने, क्योंकि नौकरी भी नहीं मिल पाती है SC ST वालों को और न तो आगे बढ़ पाते हैं। 95% लोग अभी भी गरीब हैं। और आप जब गाड़ी लेके घूमते होंगे ना पटना में कहीं भी, तो एक झोपड़ी दिखता होगा आपको किनारे में, तो वो झोपड़ी में ना ये लोग रहते हैं। अब ये लोग कहाँ से डॉन बॉस्को में पढ़े, कहाँ से सेंट माइकल में पढ़े, और उसके बाद लोग बात करने लगते हैं बराबरी की। अब हम AC में रहते हैं, वो लोग तो पंखा हाँकते हैं, तो कैसे होगा? किस तरह से कुमार सुरजीत ने हर एक चीज को स्पष्ट किया वो आपने सुना। रामविलास जी निकाल दिए थे इनको जब इन्होंने बोला कि ऐसा मत होने दीजिए, रुकिए, दलित महादलित को मत बंटने दीजिए, तो इनको निकाल दिया गया था। और अभी भी ये साफ कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे दलितों के साथ, पासवानों के साथ, महादलितों के साथ, और उनको हक दिलवा करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ना, ये लोग बस एक चीज चाहते हैं और वो है शिक्षा। शिक्षा मिल गया तो उसके बाद तो बराबरी तो होगा ही ना, क्योंकि शिक्षक से ही बराबरी होती है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।